नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और जो हम बाहुबली MCQ सीरीज चला रहे थे उसी की अगली क्लास लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों रैपिड फायर वे में करेंगे, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत पड़ेगा मैं समझाऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, भारतीय शिक्षा आयोग 64-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दोस्तों आपने सुना भी होगा ये। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय शिक्षा आयोग, यानी जो कोठारी आयोग आया था 1964 वाला, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? Which of these refers to preparing a sequence of action steps to achieve some specific goal? I am waiting for your answer. हमारा ऑप्शन है डिटर्मिनेशन, टर्मिनेशन, मोटिवेटिंग एंड प्लानिंग। आई होप आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि इसमें पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार कर संदर्भित है। अर्थात किसी भी गोल को पहले दोस्तों जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन उसके प्रति आपकी फर्मनेस, डिटर्मिनेशन जो होती है वो सबसे मायने होती है। यदि आप लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये काम मुझे लगन से करना है, वो बेस्ट फैक्टर होता है किसी भी गोल को अचीव करने में दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन, यानी प्रतिबद्धता। आई होप यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स मीनिंग ओनली वन डे। हमारा ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, भावनात्मक रूप से सुस्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं और अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। आंसर दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। देखिए इसमें के सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। सक्रिय रूप से स्वस्थ होता है, बिल्कुल सही बात हो। ये कहा जाता है कि जब तक हेल्थ इज वेल्थ, जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होगा किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, बिल्कुल इस इमोशनल जो उसके फीलिंग्स है वो क्या स्टेब्लिश होनी चाहिए। सक्रिय होते हैं, सक्रियता की भी बात करती है कौन? हमारी CCE। और अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा, अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं, यानी आर फुल्ली अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जब तक हम अपनी कमियों के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होगा, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमें पता है कि मुझे किस विषय में कमजोर है, कौन सा विषय मेरा सबसे मजबूत है, चाहे किस पक्ष में मैं कमजोर हूँ, किस पक्ष में मैं मजबूत हूँ, और उस हिसाब से हम जब मेहनत करते हैं तो हमें सक्सेस श्योर मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है। घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है, मेन गोल ऑफ होम स्कूल रिलेशन इज शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना और विद्यालय के मामले में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। देखते हैं, घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, गृह संबंधी मुद्दों को सुलझाना। तो दोस्तों ये तो आंसर नहीं होगा कभी, बिकॉज जो हमारा NCF 2005 है इसका विरोध करता है। पाठ्य सहगामी क्रिया में अभिभावकों को सहयोग प्राप्त करना है, ये हो सकता है। विद्यालय के मामले में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना, ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन ये कौन सा है हमारा? शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना।
अर्थात इसीलिए दोस्तों स्कूलों में गार्जियंस मीटिंग ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि इंटरेक्ट हो सके गार्जियंस और टीचर, और अपने बच्चों के बारे स्ट्रेंथ के बारे में, कमियों के बारे में, को कैसा पढ़ता है कैसा नहीं पढ़ता है, एक दूसरे से बात कर सके, अर्थात टच में बने रहें गार्जियंस और अध्यापक, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। आई होप यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किसी आयु में एक बालक एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरणों का सही सिद्धांतों में मिलाता है। At which age is a child able to develop a language that matches the correctness principles of the appropriate words and grammar of given language? हमारा ऑप्शन है 2 years, 4 years, 6 years and 8 years। उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6 years। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हार्वर्ड फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो उन्होंने, हार्वर्ड साहब ने नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण इसका भी बात किया था, तुलना और संक्षिप्तीकरण का भी बात किया था, आकलन और मूल्यांकन मैंने असेसमेंट एंड एवेल्युएशन की भी बात की थी, लेकिन उन्होंने जर्नलाइजेशन की कोई बात नहीं की थी। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज नहीं पूछा था। नेक्स्ट है, बहुत सी ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? ऑप्शन है हमारे, बहुत सी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, रचनात्मकता को न्यूनतम करता है, और प्रिवेंट कंसंट्रेशन मतलब संदर्भकता को रोकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बहुत सी ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, जी सही है। अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, जी ये भी सही है। रचनात्मकता को न्यूनतम करता है, ये तो नेगेटिव सेंस है, ये तो गलत है, ये तो कतई नहीं होगा। प्रिवेंट कंसुलाइजेशन संदर्भता को रोकता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा बहुत सी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी हम कोई जो भी एनसीएफ 2005 बोलता है कि जो बच्चे खुद करके सीखते हैं दोस्तों, तो उनके एक साथ कई ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जो खुद करके सीखेंगे, स्वतंत्र होकर सीखेंगे, केवल जो टीचर होगा एक फैसिलिटेटर के रूप में होगा, तो उनकी सारी चीज़ें, सारे पक्ष मजबूत होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष होगा, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, सारे पक्ष क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब आंशिक रूप से प्रतिबंध है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, और गैर सहायता प्राप्त पूर्णतः निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको आई होप सबको पता होगा। ओके दोस्तों चलिए आंसर बताते हैं। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट चिल्ड्रन स्कूल हैज नाउ बीन। तो दोस्तों ये आज के बहुत समय पहले ऐसा होता था कि अध्यापक के डर से बच्चे पढ़ते थे, अध्यापक किसी को भी मार सकता था, जिसको बोलते हैं ना सुताई होती है, वो पहले होती थी। इस समय ये एनसीएफ 2005 या आरटीई 2009 क्या कहती है कि किसी भी बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, न कभी किसी बच्चे को हैरेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है, टोटली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? टीचर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट टॉट बाय हिम, स्टूडेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिटी। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। अगर वो अध्यापक है तो उसकी एकमात्र ड्यूटी क्या होगी? विद्यार्थी। फर्स्ट ड्यूटी से क्या होगी? विद्यार्थी, बाकी सब गॉड है, मुख्य उसका क्या कर्तव्य होगा? विद्यार्थियों। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? सेक्स एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस एट द प्राइमरी स्टेज थ्रू ए सेपरेट सब्जेक्ट, साफ सफाई के बारे में ज्ञान, सारे शिक्षा के साथ समन्वित करके, या प्रकृति अध्ययन पाठों द्वारा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो
प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है दोस्तों? तो शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, मतलब कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके आप उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को एक दृश्य और स्मरण योग्य उद्दीपन से सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। हेल्पिंग स्टूडेंट टू रिटेन इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल एंड मेमोरेबल स्टिमुलस इज कॉल्ड विवरण, दृष्टांत, प्रदर्शन और व्याख्या। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों के एक दृश्य और स्मरण योग्य उद्दीपन से सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले वो देखेगा, विजुअलाइजेशन उसका होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से होना चाहिए एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा खिलाड़ी या एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। उम्मीद है आपने आंसर दे दिएगा दोस्तों। एक अगर जो अध्यापक है तो शिक्षक तो होगा, ये अच्छा प्रशासक भी होगा, एक खिलाड़ी भी हो सकता है, बट मोस्ट फैक्टर इज दैट कि वह एक अच्छा मानव हो जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। बच्चों की नीड क्या है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये एक अच्छे मुख्य अध्यापक का गुण होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये वे क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, कुछ DSSB के हैं, कुछ रीट के हैं, कुछ यूपी टेट, सुपर टेट में भी आए हैं और कुछ आने की संभावना है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।